अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। हम जो मिलकर पढ़ने लगे हैं नॉवल मैं तेरी आदत का मारा का अनदर पार्ट। थंबनेल में मेंशन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा पार्ट नंबर है, क्योंकि मुझे नहीं पता फ़िलहाल के लिए, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से मैं अनाउंस कर दूँगी। ओके, अभी मिलकर नॉवल की जाने पढ़ते हैं। आगाजी के इशारे पर काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था। वहाँ का दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। आरजू की भी सांस अटकी हुई थी। उसकी ज़ुबान को चुप्सी लगी हुई थी। लब काटती वो बस धाड़े मारते रो देने के दर पर थी। रुक जाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो अलेक्जेंडर। लॉन में एक चिंघाड़ती आवाज़ गूंजी थी, एक तेज़ आवाज़ जिसने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। माँ ने बारीक से घूंघट के आर पार इधर उधर देखा था। सब लोग हैरान परेशान खड़े थे। बहुत जल्दी ढूंढ लिया तुमने मुझे, बहुत होशियार हो। उसने तेज़ी से माँ का हाथ खींचते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। सब फटी फटी नज़रों से उसे देख रहे थे। मेरी बेटी से दूर रहो माहिर राना, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। उस पर गन ताने माँ के बढ़ते चीखे थे जब माहिर राना ने गन निकालते माँ पर तान दी थी। माँ साख नज़रों से उसे देख रही थी जो अब उस पर गन ताने खड़ा था। एलेक्जेंडर, फड़फड़ाते हैरे से भरपूर अल्फाज मुँह से अदा हुए थे। उसे अपनी समायत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अलेक्जेंडर कैसे हो सकता था। वो हिज़्ज़ेगिरीन आंखों वाले अलेक्जेंडर को देख चुकी थी। फिर कैसे? दूर, हरगिज़ नहीं जाने दो मुझे, वरना तुम्हारी बेटी को इधर ही जन्नत पहुंचा दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला। सब शॉक स्टेट में खड़े थे। मिराज दानियाल ने आगे बढ़ना चाहा। जब उसने माह के करीब गन मजीद कर वो दोनों वहीं रुक गए। बटरफ्लाई पहचाना नहीं? और बस इतनी कहने की देर थी। वो लफ्ज़ बटरफ्लाई। माह की रूह कांप उठी थी। वो साख नज़रों से उसे देख रही थी जब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सुकून से बर्बादी देखने पर आती है ना, बिल्कुल वैसी। मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा जलील इंसान। वो चीखे थे। जब वो स्टेशन के तब वो हैरान रह गए। आधा घंटा पहले ये सब क्या है? कमिश्नर जमशेद खान चीखे थे। बाहर खड़े कांस्टेबल बाकी सब ऑफिसर फिक्रमंदी से खड़े थे। सर, आग लग गई, पता नहीं कैसे। एक ऑफिसर सर झुकाए बोला। जमशेद खान ने सामने पुलिस स्टेशन के अंदर आग की लपेटें उठती देखी। उनका दिमाग भग से उड़ गया था। गुस्से से नसें फूलने लगी थी। बाहर का कैमरा चेक किया? वो चीखे थे। जी सर, लेकिन कुछ नहीं मिला, फुटेज गायब है। ऑफिसर फिर से बोले थे। फायर ब्रिगेड आई आती अब आग बुझाने लगी थी। जमशेद खान का दिमाग माउफ हो रहा था। उसने सामने दुकान के बाएं नज़र आते कैमरे को देखा। वहाँ चलो। वो उस दुकान पर गए थे। वहाँ के मालिक से कैमरे की फुटेज दिखाने को बोला। अब सामने फुटेज चल रही थी जहाँ एक आदमी आया और खुले आम स्टेशन जला दिया। रात का पहर था। उसके साथ 3 आदमी थे जिन्होंने कुछ कांस्टेबल और ऑफिसर बेहोश करने को पहले स्प्रे की थी। कमिश्नर लब भींच गए। सही हैट, ये तो अलेक्जेंडर है, एक ऑफिसर बोला था। जमशेद खान ने गुस्से से स्क्रीन को घूरा था। वो तेज़ी से वहाँ से टीम को लेकर निकले थे और अब वो यहाँ खड़े थे। माहिर राना द माहिर राना दी डैडली गैंगस्टर के सामने। दुकान पर लगे कैमरे में बस एक सुराख था और वही रंग थी जो माहिर की सबसे छोटी उंगली में थी, और रिंग थी, और वही रिंग अलेक्जेंडर की उंगली में भी थी जिस पर बहुत छोटा सा एम लिखा हुआ था। खबरदार अगर ऐसा कुछ करने की जरूरत भी की, अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम सब। ऑफिसर शिराज राना, याद है तुम्हें? उसने कह ढाई नज़रों से सफ़िया बेगम की तरफ देखा जो साख से इसकी आंखों में उतरा जनून देख रही थी। माह के लब धीरे से फड़फड़ा उठे थे। वो शख्स जिसकी जानिब दिल लपक रहा था, वो शख्स जिसकी मोहब्बत का दम दिल कहीं ना कहीं भर रहा था, वो शख्स धोखेबाज था। वो तो उसे मारने वाला था। क्या वाकई महा खान का वजूद उसकी नज़र में कुछ नहीं था? मेरी बेटी। सफ़िया बेगम आंखें को बढ़ी जब उसने गहर ढाती नज़रों से उन्हें देखा था। ऐसी नज़रें जो खुद सर्द होती हैं, सबको बर्बाद करने की गर्ज रखती हैं, ऐसी नज़रें। वो आपकी बेटी नहीं रही, वो अब से नहीं, पिछले 1 माह से मेरी बीवी है। उसकी ज़िंदगी पर, उसकी मौत पर इस दुनिया में सिर्फ मेरा इख्तियार है। वो बोला तो लहजे में चिंगारियाँ थी। सब लोगों ने हैरानगी भरी नज़रों से माह को देखा। माह खान का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो नज़रें थी या खंजर थी जो दिल में बेबस हुए थे, उससे लहूलुहान कर रही थी। वो माह खान जो हर छोटी से छोटी बात पर रो पड़ी थी, आज साख थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उस शख्स ने उससे वाकई धोखा दे दिया था। उसने तो कहा था कि उसके जीने मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहाँ वो वाकई सच था? महा खान वाकई बर्बाद होने चली थी। ना चली थी नहीं, बर्बाद हो चुकी थी। महा खान को अपना वजूद बेज़रर लगा था। हाय मौत आ जाती उसे, और जिस घड़ी ये आदमी खुद में खुदा हो जाएगा। कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा। ये मोहब्बत है, ये मर जाने से भी जाती नहीं। तू कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाएगा। अलेक्जेंडर की तर्ज भरी नज़र सफ़िया बेगम पर जमी थी। उसकी लहू रंग आंखें में बदले की आग थी। कनपट्टी की रगें सुलग रही थी जब एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसने सामने देखा था। महा के मुंह से खून निकला था। साख्त काली आंखें लिए वो सामने खड़े शख्स को देख रही थी जिसकी आंखें फैल गई थीं। महा ने खुद अलेक्जेंडर के हाथों पर दबाव देते गन चला दी थी। वो तो सफ़िया बेगम को नफ़रत से देख रहा था। होश कहाँ रहा था कब महा ने गोली चलाई थी जो सीधा उसके पेट में लगी थी। खून निकलता लाल जोड़े में बसता चला गया था। वो आंखों में बेयकीनी लिए पीछे की जानिब गिरती चली गई। अलेक्जेंडर ने उसकी काली आंखों में बहुत कुछ टूटता महसूस किया था।
सब कुछ ठहर सा गया था, एकदम कुछ अंधेरों में जाता महसूस हुआ। बटरफ्लाई, वो चीखा था। दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। अलेक्जेंडर को लगा जैसे सांस किसी ने खींच कर दूर कर दी हो। दिल ने बुरी तरह पसलियों में सर पटका था। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी ताकत पर, अब देख वो पड़ी है ज़मीन पर, बनने लगी है। हो गया बदला पूरा, मुबारक हो। दिल ने बुरी तरह लताड़ा था। क्या सितम किया था उन्हें, आज उसने सारे बदले एक साथ ले गई। अलेक्जेंडर की रूह ने बुरी तरह उसे झंझोर डाला था। दिल फट जाने के दहाने पर खड़ा था। अगर नफरत ही थी तो दर्द की टीस क्यों दिल में उठ रही थी? क्यों लग रहा था जान अभी निकली भी, अभी वो मर गया। जमशेद खान चीखते आगे को बढ़े। जब अलेक्जेंडर ने हवा में फायर किया उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ गई, लेकिन चेहरे के तासुरात अभी भी सख्त थे। वो लब भींच गया। जाने दो मुझे यहाँ से, वरना मर जाएगी वो बोला। ये उसके आखिरी खुदगर्जी भरे अल्फाज से जो माँ खान ने सुने थे। वो आखिरी पिघला हुआ शीशा था जो कानों में पड़ता रूह तक को सुलगा गया था। वो नीम सा आंखों से अलेक्जेंडर को देखती फक्त हंसती थी। वो शख्स तरसेगा मुझसे बात करने को जिसने अपने लहजे से मेरा दिल दुखाया है। वो आंखें बंद कर गई। अब उसके सुर्ख आंचल के पार चेहरे पर डर नहीं था। अब वहाँ सदियों का फासला तय करने के बाद जो मंजिल मिल जाने का सुकून होता है ना, वो सुकून था। बटरफ्लाई, बहुत बुरा किया तुमने। वो उसे बाजू में उठाए, गन हाथ में पकड़े वहाँ से निकलता चला गया। पीछे उसकी गाड़ी में बैठकर गायब होने तक घर वाले उसके पीछे आए। अलेक्जेंडर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। आज कोई देखे मलिक पर कब्जा किए बैठे अलेक्जेंडर को तो हंसने लग जाए। वो सर शख्स बहुत गरूर रखता था ना, चेहरे पर बार बार पलकें चिपका रहा था। वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेल रहा था। दिल बंद होने लगा था और वो बेसुध पड़ी थी। वो कह तो रही थी मार दो उसे, और आज वो मर गई। अलेक्जेंडर के दिल को किसी ने कुचल डाला। क्या महाखान मर गई थी? क्या वो अलेक्जेंडर को वहशतों में छोड़कर मर गई, या फिर अलेक्जेंडर की वहशतों की वजह से मर गई थी? मैं गुरेज़ा हूँ मोहब्बत से, तो सबब कुछ है, वरना कौन है जो चाहत का तलबगार नहीं होता। उसकी गाड़ी के पीछे कई सौ गाड़ियाँ थीं, जो मालूम हो रहा था जैसे सड़क पर गाड़ियों का समुंदर हो। जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती की हिफाजत के लिए वो गाड़ियाँ हों। एक हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकते उसने बेहोश मध्यम सांस भरती अपनी बटरफ्लाई को उठाया था। आंखों में सदपन था जो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी गाड़ी रुकी थी जब पीछे वो कई सौ गाड़ियों भी रुक गई थीं। उसमें से आदमी बाहर निकले जो फुल असलहे से लेस थे। वो कोई 200-300 आदमी थे जो हॉस्पिटल के आसपास बिखर गए। वो तेज़ी से कदम बढ़ाता हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था। उसके पीछे 25 से 30 आदमी थे। वहाँ के बेहोश वजूद को एक स्ट्रेचर पर लटाए वो उसने सर नज़र वहाँ सब लोगों पर डाली। इतनी अफरा तफरी की वजह से सब शौक खड़े हो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा था। डॉक्टर, वो धाड़ा और एकदम सब होश में आ गए थे। जैसे इतने आदमियों को ऐसे चेहरों पर वहशीपन लिए देख वो सब लोग सहम से गए थे। डॉक्टर इतनी तेज़ पुकार सुनकर एक रूम से फ़ौरन बाहर निकला। क्या हुआ? डॉक्टर के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो वहशी लहू रंग आंखों से डॉक्टर को देख कम खून ज़्यादा रहा था। अगर ये मर गई तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल समेत चला दूंगा, वो सर ठार लहजे में बोला था। डॉक्टर सहम सा गया। उसने नर्सेस को इशारा किया था जो फ़ौरन स्ट्रेचर को खींचते आई खींचते आईसीयू में ले गए थे। डॉक्टर फ़ौरन आगे बढ़ा। कासिम, ध्यान रखो यहाँ मेरा कोई भी दुश्मन ना पहुँच पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि 100 लोग भी 100 साल ढूंढते रहेंगे और तब भी ना मिलोगे। वो दांत पीसते बोला था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल इतनी मध्यम रफ्तारी से धड़क रहा था कि उसे शक हो रहा था कि उसका दिल धड़क भी रहा था या फिर वो बेजान हो गया है। उसने कासिम से सुगार लेकर सुलगाई थी। अपने अंदर की वहशत को वो धुएं में उड़ा रहा था। नजरें सामने आईसीयू पर टिकी हुई थी। वो लब खींच गया। उसे इंतज़ार जहर लगता था। वो सुगार नीचे फेंक गया। भारी सर्द कदम उठाता आईसीयू के सामने खड़ा हुआ और दरवाज़ा खुलकर अंदर चला गया। डॉक्टर उसे देखकर चौंका। वो एक टेबल खींचे वहाँ बैठ गया। उसकी काई जमी हेज़ल ग्रीन आंखें महा के चेहरे पर थीं। डॉक्टर उसे बाहर भेजना चाहता था लेकिन उसकी आंखों में देखते वो वहीं खामोश हो गया। बटरफ्लाई इतनी जल्दी नहीं। वो साइड स्माइल से हंसा था। आंखों में चमक पैदा हो गई। वो अजीब बेहिस शख्स था। नहीं चाहे बेहिस लफ्ज़ भी छोटा हो। तुमने खुद को खुद ही मार लिया। तुम मेरी हो। तुम्हें समझ नहीं आता बटरफ्लाई, जो मेरा है उसे मारने का, जिंदा रखने का हक भी सिर्फ मेरा है। इस ज़मीन पर खुदा के बाद तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। वो लहू रंग आंखें उसके बेहोश चेहरे पर जमाए लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। उसका दिल अजीब हो रहा था लेकिन चेहरा वो सर्द ही था। हमेशा की तरह वो जज्बों को छुपा गया था। उस काम में तो वो माहिर था। डैडली गैंगस्टर, वो एक अच्छा फनकार था। वो अपने हर किरदार में पुरस्कार था। अभी वह ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वो लड़की कहीं ना कहीं उसे हैरान ज़रूर कर गई थी। आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी माँ खान में? वो उठकर बाहर चला गया था। डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया। 2 घंटे हो गए थे। वो बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि कमिश्नर चुप तो हरगिज़ नहीं बैठेगा, लेकिन उसके पास इस चीज़ का भी इलाज था। मज़ीद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने उसे अपने रूम में बुलाया। अलेक्जेंडर ने माथे पर तेवरी चढ़ाई जिससे डॉक्टर मनमना कर रह गया।
शी इज़ ऑल राइट। खुदा का शुक्र है कि बुलेट गलत जगह नहीं लगी। अगर थोड़ी भी इधर उधर होती तो वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिस कर देती एक नेमत। डॉक्टर सुकून की सांस भरते बोला, क्योंकि सामने बैठे शख्स से उससे खौफ महसूस हो रहा था। अलेक्जेंडर ने एक नज़र डॉक्टर को देखा। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो तल्ख सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट क्या तल्ख भरी थी। वो मुस्कुराहट जैसे किसी के जिस्म से रूह खींच ली हो, जैसे तकलीफ़ की आखिरी हद। आप मिल लें प्लीज़। अलेक्जेंडर को वहीं बैठे देखकर डॉक्टर खुद ही घबराते हुए बोला। वो उठा और पलट गया। दरवाजे पर जाते उसने फिर से पलट के देखा। डॉक्टर की आंखें खौफ से फैल गईं। जब वो हल्का सा मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट अजीब वहशत से लबरेज थी, किसी को भी खौफ में मुबतला करने वाली पूरी स्टार। वो बिल्कुल बाहर निकल गया। दरवाज़ा धकेलते वो अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा महा खान की आंखें बंद थीं। वो पल भर को भी फिर मुस्कुराया था। खैर था, वो आज बहुत मुस्कुरा रहा था, जबकि सामने लड़की अभी भी मौत से बचकर आई थी। लड़की भी कौन, उसकी बीवी। वो भारी कदम लेते महा के पास आया, चेहरे के पास झुका। एक गहरा सांस भरकर रूह को मुअत्तर कर देने वाला दिलफरीब सहर महा की बंद पलकें लरस गईं। तुम जितना मर्जी निफिर करो बटरफ्लाई, लेकिन मेरे करीब आते ही तुम्हारी लरसती पलकें और शिद्दत से धड़कता दिल चीख चीख कर तुम्हें बताता है कि महा खान देखो, अलेक्जेंडर आया है, तुम्हारा शौहर। वो बोला और साथ ही चेहरा ऊपर उठाते उसके माथे पर सुलगते लब रख दिए। वो कई लम्हे वैसे ही रहा था। महा का सांस रुक गया। दिल की धड़कनें तेज़ी इख्तियार करने लगीं, बजाय मध्यम पड़ने लगीं। और फिर मेरे छूने पर तुम्हारी सांस उखड़ जाना, तुम्हारी धड़कनों का मध्यम पड़ जाना मेरी बात पर मोहर लगा देता है। वो उसके माथे पर झुके ही बोला। उसके लब हिलते हुए महा के माथे को छू रहे थे और इधर धड़कनें मध्यम पड़ती चली गईं। वो लब हटा गया। उसने देखा आहिस्ता आहिस्ता उसकी धड़कनें नॉर्मल होने लगी थी। वो दांतों तले लब दबा गई। आंखें खोलो, हुक्म सादिर करता लहजा महा ने ज़ोर से आंखें मींची। दिल था कि शिद्दत से फट रहा था। आंसू आंखों में कैद होते बाहर निकलने को मचल रहे थे। खोल दो आंखें, या फिर कुछ और ही चाहती हो तो मुझसे। वो एकदम झुका था। उसके लब धीरे से उसके नरम गदास लबों को छू गए। महा ने पट से आंखें खोली थी। वो सीधा हुआ। आंखें खोलते ही आंसू रिहाई पाते फिसलते बालों में जज्ब होने लगे। उसकी आंखों में शिकवा था। बहती आंखें सहतारी करती कशिश थी उनमें। वो उसकी आंसू देख रहा था। वो उसकी आंखें पढ़ रहा था। महा की आंखों में सरकशी भर गई। एकदम आंखों में गुस्सा भर गया। आंसू भी अब बंद हुए या नहीं, वो उन्हें जब्त कर गई थी। रो क्यों नहीं हो, मर तो नहीं गया। वो अबरोज खाकर बोला। लब एक दूसरे में पिवस्त किए हुए थे। काश। वो इतना ही बोली और वो धीरे से हंस दिया। महा ने सख्त गुस्सावर नज़रों से उसे हंसते चेहरे को देखा। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, वो बोली और आंसू फिर बह निकले। वो बेहस थोड़ी थी जो आंसू जब्त कर जाती। वो तो नरम दिल लड़की थी, नाजुक सी तितली जैसी। दिल टूट गया है क्या? वो अबरुझ खाकर बोला। चेहरे पर चमक उभर गई। महा ने हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। एक लकीर भी ना थी शर्मिंदगी की उसके चेहरे पर। क्यों किया तुमने ऐसा? वो इस मर्तबा चीखी थी, मगर उसके सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया था। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मुझे जाना है यहाँ से। वो हंसियानी हुई थी। दिल पागल हो रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, मिल गई तसल्ली, टूट गया भरम, दिखाना नहीं परवाह उससे तुम्हारी। महा का वजूद निगाह से तर हुआ था। सर चकराता महसूस हुआ, लेकिन हिम्मत न जाने क्यों मजीद पैदा हो गई। शायद सामने खड़े शख्स से सुकून की वजह से। उसने ड्रिप उतार कर फेंकी। बेड से नीचे उतरने लगी। हाथ से खून की नन्ही बूंदें निकलने लगी। अलेक्जेंडर ने जबड़े भींचे से बाजू से दबोचे वापस उसे बेड पर बिठाया। ड्रिप वापस उसके हाथ में लगाए। वो सर चेहरे लिए बैठा था। महा ने सिसकते हुए उसे देखा था कि मोहब्बत करने को यही मिला था। उसकी आंखों में खुद के लिए फ़िक्र देखी थी। महा ने वो दूसरी बार हैरान हुई थी। वो शख्स क्या था, गैंगस्टर या जादूगर? हटो, मुझे घर जाना है। एक हाथ से आंसू साफ करते हुए उसके कंधे से पकड़े से साइड करने लगी थी। आंसू फिर से लड़क आया था। पहली और आखिरी बार कहूँगा माहिर राना, तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिवा अब कोई नहीं है। तुम्हारी चाह, तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा हंसना सब अब से मेरे साथ जुड़ा है। वो एक नज़र उसके रोते सिसकते चेहरे को देखते आराम से बोला। महा ने हिचकी भरा सांस भरा। शराफत की मुझ में अब थोड़ी कमी है, और जो और थोड़ी बहुत है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए शराफत से समझा रहा हूँ। अब रेस्ट करो, फिर घर जाना है। वो उठता पलट गया। महा ने उसकी पुश्त को नमी भरी आंखों से घूरा। वो उसके साथ रहेगी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं मर जाऊँ। वो रोते हुए बोली थी। दिल उसकी बात पर हंस दिया। आखिर दिल ऐसा क्यों था? क्यों हमेशा उल्टी साइड पर जाता था? क्यों हमेशा उनके लिए तड़पता था जिन्हें परवाह नहीं होती थी? दिल का शायद दिमाग दुरुस्त नहीं होता। अलेक्जेंडर, तुम्हारे कपड़े। कासिम ने एक पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने सपाट तासुरात से थाम लिया। कितना मिस किया था ना उसने इन काले कपड़ों को। रंग उसे पसंद ही नहीं थे। उसे तो बस काला रंग पसंद था। अलेक्जेंडर, वैसे मानना पड़ेगा, कैसे बेवकूफ़ बनाया तुमने कमिश्नर को। कासिम के चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। अलेक्जेंडर ने चमकती नज़रों से उसे देखा। यह नज़ारा भी कासिम ने पहली बार ही किया था। बेवकूफ़ लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। वो तंजियाँ हंसा। उसके जहन के पर्दों में सब चलता गया था। कैसे वो
डिटेक्टिव बना, कैसे अपनी नफ़रत ख़ुद को ही डेडली गैंगस्टर के ख़िलाफ़ ज़ाहिर की बस जमशेद खान का भरोसा जीतने के लिए। कैसे एक अपनी ही जिसामत के आदमी से उस दिन खून को गोली मरवाई थी, तभी तो गोली बाजू को छू कर गुजरी थी। आंखों का रंग तब्दील करना इतना भी मुश्किल नहीं था, बस कमिश्नर का भरोसा जीतने के लिए। और फिर वो माहिर राना बनना, हाय काली आंखों को ज़ाहिर करने के लिए वो लेंस, वो चेहरा छुपाने को मास्क लगाकर मेकओवर करना, कमिश्नर के राज ना बताने पर अपनी गोली लगी बाजू को देखते दर्द जाहिर करना, फिर सुकून से अपने ही घर में तोड़ फोड़ करवाना। वो जानता था कमिश्नर जमशेद खान इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करेगा। ख़ुद को खुद ही किडनैप करवाना, फिर सुकून से फ़ाइल लेना, फ़ाइल में से नाम बदल देना। कमिश्नर जमशेद खान के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि वो नकली फ़ाइल थी और नकली नाम। कमिश्नर ने न जाने कौन से लोगों को सस्पेंड कर दिया होगा। और सबसे बड़ा काम था कमिश्नर को मुकम्मल तरीके से यकीन में लेना। वो जानता था कमिश्नर इतनी जल्दी कहाँ मानेगा। फिर खुद पर गोली चलवाना उसके प्लान के सबसे बड़ा हिस्सा था। अलेक्जेंडर के रूप में वो कोई और नहीं बल्कि उस गैंग का ही आदमी था। हाइट, वेट, जिस्म का डेल डोल सब अलेक्जेंडर जैसा था। और वो गोली कहाँ सच थी, और वो खुद न जाने ब्लड बैंक में से वो किसका खून होगा जो एक नकली गोली लगने से उसके अंदर रखी खून की हथेली फट गई और वो खून की थैली फट गई। और फिर वो पागल झल्ली सी लड़की, हाय सच ही तो मान बैठी थी। फिर डॉक्टर को धमकाना, और सबसे अहम बात महा की थी जिसने अलेक्जेंडर दी डेडली गैंगस्टर को देखा हुआ था। वैसे भी वो बाहर मास्क पहन कर जाता था, सो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा था। हेड सर पे पहने उसके आदमी ने आंखों में लेंस लगाए थे। उसकी हेड देखते ही महा को लगा वो अलेक्जेंडर है। माहिर राना बनकर उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उसके ख़िलाफ़ थी वो डिलीट कर दी। फिर उन खबरों को मौत के घाट उतार दिया जो कमिश्नर जमशेद खान के इशारे पर काम कर रहे थे। कई लोग तो गैंग से ही निकल आए थे। और फिर आखिरी में पुलिस स्टेशन में आग, लेकिन कमिश्नर इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। वो रिंग अलेक्जेंडर ने अपनी सबसे छोटी उंगली की तरफ देखा। वो रिंग महारोश की थी, जिस उसकी माँ की आखिरी निशानी। वो उसे कभी भी नहीं उतारता था, लेकिन एक तरह से ठीक हो गया। वो वैसे भी माँ के घर जाने वाला था। वो तड़पाने वाला था सफ़िया बेगम को। वो दिल चीज़ देना चाहता था अपनी सफ़ाकत से सबका। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा कि वो जब भी माँ के करीब होता था वो अपने असली रूप में होता था। अलेक्जेंडर उसके प्लान का अहम नुक्ता हैरात था। वो रात को माहिर राना के रूप में नहीं आता था सिवाय अपनी मेहंदी के दिन। तब उसे यकीन था जमशेद खान को उस पर यकीन हो गया है। यूं ही तो नहीं पूरे मुल्क पर काबू किए बैठा था। यूं ही तो नहीं वो अंडरवर्ल्ड में एक गैंगस्टर था। रूप बदलना, आवाज़ बदलना कहाँ मुश्किल था। उस सबके लिए तो बाकायदा उसने 10 से 15 लड़कों को ट्रेनिंग दी थी, आवाज़ बदलने का फ़न। लेकिन यहाँ ही गलती हो गई। वो लड़का जिसने अलेक्जेंडर पर गोली चलाई उसने महा को छुआ था। उस वक्त एक पल महा को लगा सब ख़त्म हो जाएगा, वो खुद पर उससे इख्तियार खो देगा। वो उसे उसी वक्त मार देना चाहता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो किसी को छूने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि वो ऊपर चला गया। अलेक्जेंडर कपड़े लेता एक खाली सामान रखने वाले कमरे की जानिब बढ़ गया। अब दिमाग सेट था और दिल की कौन सुनने वाला था। मेरी बेटी सफ़िया बेगम का रो का बुरा हाल था। दानियाल, मिराज और जमशेद खान गए थे उसके पीछे, और इधर घर में सफ़िया बेगम बिलक बिलक कर रो रही थी। उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। ठीक से एक माह को गोली लगी थी। ऊपर से अलेक्जेंडर की आंखों में फैली नफरत। हौसला रखो सफ़िया, लेने गए हैं ना जमशेद भाई। नूर बेगम उन्हें हौसला देते बोली। घर का हॉल यूँ खाली हुआ था जैसे वहाँ कभी कोई रौनक उतरी ही ना हो। खामोशी ही खामोशी, वीरानी छा गई थी पल में। वाकई जहाँ डेडली गैंगस्टर होता था वहाँ वीरानी, तनाई, खौफ ही सब तो आम था। रुखसार बेगम और नूर बेगम उन्हें सहारा दे रहे थे। आगा जी भी गुमसुम से बैठे थे। गर्ज हर किसी को चुप सी लगी। बस सफ़िया बेगम की सिसकियाँ हवा में गूंज रही थीं, दिलदोज सिसकियाँ। आंसू लब भींचे अंदर गई थी। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। वो माँ के कमरे में गई। बेड पर बैठे वो लब दबाए रोने लगी। अगर वो सबको बता देती तो ऐसा ना होता, और अगर अब बता दिया तो ना जाने कैसा होगा। वो मुसलसल दानियाल को कॉल कर रही थी। दिल बैठा जा रहा था, ना जाने माँ किस हाल में होगी। जब हाथ में पकड़ा मोबाइल रिंग हुआ। आरजू ने फ़ौरन कॉल उठाई थी। हेलो दानियाल, माँ मिल गई। वो इंतहाई तेज़ी से बोली थी। उसका दिल बंद हो रहा था। आरजू, दूसरी जानिब से सख्ती आवाज़ निकली। आरजू की आंखें हैरत से फैल गई। दिल मानो हलक में आ गया हो। माँ तुम ठीक हो? आरजू तेज़ी से पलकें चिपकाए आंसू रोकते लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। माँ की हिचकियाँ बंद हो गईं। प्लीज़ मैम, रोना बंद करें, कुछ सुन लेगा। पीछे से डरी सहमी सी आवाज़ उभरी थी। माँ ने इस बात में सर हिलाया। उसने बड़ी मन्नत समाजत करके नर्स से मोबाइल लिया था। हाथ तक उसके पाँव तक पकड़ने को तैयार हो गई थी। तब नर्स ने तरस खाते उसे मोबाइल दे दिया। माँ ने सुना बाहर से पुलिस की आवाज़ माइक में गूंज रही थी, लेकिन वो जानती थी माँ तक उनकी रसाई फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और अलेक्जेंडर वो तो उन्हें देख रहा होगा। तभी मौका पाते उसने आरजू को कॉल की थी।
मैं ठीक हूँ आरजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बाबा को नहीं पहुँचने देगा मुझ तक। काबू करने के बावजूद माँ फूट फूट कर रो दी। पास खड़ी नर्स परेशानी से उसे देख रही थी, जबकि दूसरी जानिब आरजू ने गहरा सांस भरा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आरजू ने आंखें रगड़ी और बोल रही थी, और फिर बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। माँ, ख्याल रखना हो कि कुछ नहीं होगा। आरजू ने कॉल काट दी। कुछ तसल्ली दिल को मिली थी। अगर वो हॉस्पिटल थी तो यकीनन वो माही अलेक्जेंडर जो भी था माह को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। आरजू आंखें साफ करती गहरा सांस लेती पलट गई। कमरे से बाहर निकली जब 2 कदम के फासले पर नताशा सीने पर बाजू बांधे खड़ी थी। आरजू के चेहरे का रंग फक हुआ। तो माह से बात कर रही थी। आरजू, तुम्हें पता था ना माह का? तुम जानती हो वो कहाँ है? क्या तुम उसके पहले से हुए निकाह के बारे में जानती थी? नताशा का लहजा हद से ज़्यादा बुलंद था। वो लफ्ज़ों को अपना ही रंग देती बोल रही थी। वो लोग जो हॉल में बैठे थे, रो रहे थे, सिसक रहे थे, सब लोग खामोश हो गए। आरजू ने कंग चेहरा लिए नताशा की लबों पर तंजिया मुस्कुराहट देखा। उसका दिमाग माफ हुआ था। सब लोग अपनी जगहों से उठ गए। दनियाल, जिसे अभी जमशेद खान ने घर भेजा था, वो भी आगे बढ़ रहा था। आरजू को ऐसे लगा जैसे कई मौत के रास्ते उसकी जानिब चल कर आ रहे हों, और मौत का फरिश्ता वो नताशा हो जो पूछ रही हो, बताओ किस राह से जाना पसंद करोगी? दानियाल ने ही बताया था कि जमशेद खान हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। वो माह को लेकर आए थे। जमशेद साहब ने कहा। ज़बरदस्ती में राज और दानियाल को घर भेज दिया था। वो सीधा सीधा पुलिस का मामला था, और जमशेद खान का काम और फैमिली दोनों को अलग रखते थे। वरना दानियाल तो सीधा अंदर जा रहा था। वहाँ 300 के करीब आदमी जमशेद साहब ने उसे रोक लिया। वो घर आए सफ़िया बेगम को तसल्ली दे रहा था जब वो लोग मज़ीद रोने लगी। और अब नताशा के अल्फाज, तुम अभी माह से ही बात कर रही थी ना, बोलो तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया? आरजू, कितना परेशान है हम। नताशा फिर से बोली। आरजू कंग चेहरा लिए सब देख रही थी, जो उसे ही देख रहे थे। जुबान में हरकत ही पैदा नहीं हो रही थी। वो हमेशा दूसरे की मुश्किलात में चंगेज़ खान बन जाती थी और अपनी मुश्किलात में पीगी बिल्ली। ऐसा नहीं है। आरजू बोली तो उसे खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। आवाज़ लड़खड़ा गई। यहाँ बाकी सबको हैरत मजीद हुई। उसका लड़खड़ाया लहजा बता रहा था वो झूठ बोल रही है। आरजू, सच सच बताओ, तुम्हें पता था ना पहले से सब कुछ? आगा जी की कड़क आवाज़ गूंजी। आरजू के गले में गिल्टी उभरी थी। दिल किया नताशा का खून करके जेल ही चली जाए, यहाँ से तो बच जाएगी। सब उसे घूर रहे थे। सबसे तेज भरी नज़र तो दानियाल सफ़ीर खान की थी। नहीं वो आगा जान, वो बोली तो आगा जान ने हाथ खड़ा करते उसे चुप करवा दिया। हाँ या ना? अपनी मामा की कसम खाकर बताओ, क्या तुम जानती थी माँ के निकाह के बारे में? इससे पहले आगा जान बोलते दानियाल आगे बढ़ते उसका बाजू दबोचे बोला। आरजू के हाथ से मोबाइल छूटते ज़मीन पर गिर गया। दानियाल की आंखों में अजीब सी सिफाकियत थी, जिसे देख आरजू को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? खाओ कसम अपनी मामा की। वो चीखा और इधर आरजू को लगा जैसे बस जान निकल गई थी। इतना गुस्सा था उसकी नीली आंखों में जैसे अभी आरजू को जिंदा ही जला देगा। आरजू, रुखसार बेगम ने बेयकीनी से उसे पुकारा। उसकी आंखों में पानी तैर गया। वो झूठ नहीं बोल सकती थी। वो फंस चुकी थी। वो हमेशा गलत जगह क्यों फंसती थी? नताशा ने लबों पर हैरत का इजहार करते हाथ रख दिया। दर हकीकत वो अपनी हंसी छुपा रही थी। दानियाल की गिरफ्त आरजू के बाजू पर सख्त तर हो गई। वो लहू छिलकाते चेहरे से आरजू को देख रहा था। सर्द नजरों से छोटी सी गिरफ्त आफत पर डाली। आरजू खान, जवाब दो, हाँ या ना? वो धाड़ा था इतनी शिद्दत से कि आरजू के आंसू गालों पर फिसल गए थे। उसने ज़ोर से आंखें मींच ली। वो सर झुका गई। हाँ, सर झुकाए आंखें मींचे वो बोली, और सब ने हैरत से उसे देखा था, शदीद हैरत से, जिससे ऐसी हरकत की तवक्का कम अज़ कम नहीं हो। उससे नताशा की आंखों में चमक पैदा हो गई। दानियाल ने उसका हाथ छोड़ दिया। आरजू ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, शदीद बेयकीनी, और आरजू का दिल कट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। वो पीछे हटा। आरजू ने धुंधलाई नज़रों से उसके पीछे होते कदम देखे। वो लब भींचे हद से ज़्यादा गुस्से में छोटे से टेबल को पूरी कुव्वत से उठाकर ठोकर मारते आगे को बढ़ गया। उस पर रखा शोपीस किरची किरची हो गया, बिल्कुल आरजू के दिल की मानित। अभी तो मोहब्बत की पहली दहलीज पर खड़ी थी वो, और मन चाहे शख्स की नाराज़गी आधी जान तो वहीं निकाल लेती है। आरजू ने देखा वो शदीद गुस्से में बालों में हाथ फेरता वहाँ से निकला था। बाबा, उसने शहीद साहब को देखा। वो निफ़ी में सर हिलाते पलट गए। गर्ज हर कोई वहाँ से पलट गया, लेकिन दिल तो उस शख्स के पलट जाने पर खफा हो गया था। नताशा सीने पर बाजू बांधे 2 कदम उसकी जाने पड़ी। क्या हुआ? डर लग रहा है? अपने से ऊंचे मकाम की ख्वाहिश नहीं करते। जब इंसान गिरता है ना तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। नताशा झुकते बोली। आरजू ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा। वो लब भींच गई, जबकि नताशा की आंखों में जो चमक थी वो मज़ीद बढ़ गई। मैं आरजू खान हूँ, मुझे सब ठीक करना आता है। मैं गिर कर उठना जानती हूँ। मैं बर्बाद कर देती हूँ जो मुझसे मेरे मकाम को छीनने की कोशिश करे। वो जब से बोली थी उसकी आंखें लाल हो रही थीं। नताशा को एक पल को हैरत हुई थी। उसकी आंखों में एक अनछुई आग थी। वो पलट गई और अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि नताशा की आंखों में उभरती चमक मानित पड़ गई थी, अब गुस्से में तब्दील हो गई।
वो किसी काली घटा की मानित उसके पास बैठा था। उसके बेहद करीब बैठे वो उसके जर्द रंग चेहरे को देख रहा था। दिल गुजारिश कर रहा था वो उसे छुए, उसके हर नकोश को महसूस कर ले, अपने दिल पर ठंडे ओस के कत्ते बरसाए, उसे छुपा कर ले जाए। लेकिन वो शख्स ऐसा नहीं कर सकता था। नींद के इंजेक्शन की ज़रा से वो सो रही थी और वो पास बैठे उसे तक रहा था। यही कोई घंटे से उसकी सांसों की आवाज़ खुद में उतार रहा था, जो उसके कानों से होती उसके दिल में उतरती सरूर बख्श रही थी। बटरफ्लाई इंतहाई भोजल आवाज़ मानो हलक में आ गया हो। दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। तकिए पर बिखरे उसके काले स्याह बालों को देखा। हेज़ल ग्रीन आंखों में एक शोर सा बरपा हुआ था। वो नरमी से झुका, आहिस्तगी से नरम लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ गया। दिल उसके लबों से फड़फड़ाता सा लफ्ज़ निकला। वो इंतहाई करीब से उसके निगाह ज़दा चेहरे को देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छुआ। एक हल्की मुस्कुराहट उभर गई। हाय, वो मुस्कुराहट इतनी मुकम्मल थी जैसे कोई कायनात मिल गई हो उसे। सीने में कुछ धड़क रहा है। बटरफ्लाई, शायद दिल की खबर होने लगी है मुझे। वो उसके हाथ को उठाते अपने दिल के मकाम पर रख गया। उसका लहजा अजीब तलस्सम ज़दा था, भारी दिलसोज आवाज़। तुम्हारे दर्द से तकलीफ़ होने लगी है। कई सौ लड़कियाँ मेरे एक इशारे पर मुझ पर अपना आप लुटा दें, पर तुम बटरफ्लाई, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरे इशारों की पाबंद नहीं हैं। ये तो खुद तो धड़क रही है, मेरे सुकून क्यों ले जा रही हैं। उसकी सांसें भारी हुई थी। वाहिस्तगी से झुका और सिलकते लब उसके लबों पर रख गया। दिल और रूह में एक सरूर सा उतरा था। वो कई पल झुका रहा। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और माह खान उसकी धड़कनें नींद में भी मध्यम पड़ने लगी थी, जिससे वो पहचान गई हो वो उसके करीब है, बेहद करीब। मुझसे दूर रहो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी बटरफ्लाई। वो झटके से उससे दूर हुआ था। वो उससे दूर हो जाना चाहता था। वो कैसे उसे कबूल कर लेता? क्या वो नहीं जानता था वो कौन थी? वो उसके दुश्मन की बेटी थी। वो दुश्मन जिसकी खातिर उसका बचपन ख़त्म हो गया। वो वापस से उसके पास बैठ गया, नज़रें उसके चेहरे पर टिका गया। नज़रें गुस्ताख थीं, कहीं और टिक ही नहीं रही थीं। बार बार भटक कर दिल मचलता उसके करीब जाने की दुआई दे रहा था। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि अलेक्जेंडर, वो लड़की तुम्हारे इशारों की मोहताज नहीं है। तुम बदला लेते लेते खुद को ही फना कर लोगे। बस करो, ख़त्म करो सब। किसी को कुछ मत बताओ। वो सामने मौजूद है ना, उसे छुपा लो खुद में। शट अप यू बास्टर्ड। वो दांत पीसते चीखा था। उसने अपने दिल को खामोश करवाना चाहा। उसके अंदर से एक कहका गूंजा था। उसने माह को देखा था। वो अब भी सुकून से सो रही थी। यकीनन सुकून आवर मेडिसिन का असर था। उसने धीरे से अपना मजबूत भारी हाथ में उसका नाजुक मखरूती हाथ कैद किया और वो उसके हाथ को ज़ोर से जकड़ गया। तुम बहुत ख़तरनाक हो। वो बस इतना ही बोला था, फिर आहिस्तगी से दिल को सरूर बख्शते, जिस्म को राह देते उसने वो नाजुक हाथ लबों से लगा लिया। एक ज़ोरदार कहका फिर से उसके अंदर से गूंजा था। वो लब भींच गया। बाकी की रात उसे देखते आंखों में कट गई। इतनी फरागत थी उसे, वो जो इतनी फुर्सत से उसे तक रहा था। दुनिया भुलाए, हाय इसकी तो दुनिया भी वही होने वाली थी। अनकरीब वो चारों शाने चत हो जाएगा। अलेक्जेंडर द डेडली गैंगस्टर के नस नस में माह खान का जुनून दौड़ जाएगा, जिससे वो चाह कर भी निजात हासिल नहीं कर पाएगा। वो उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ घंटे पहले उसने उन काली आंखों में देखा था जहाँ सरकशी उभर आई थी। वो लड़की मोहब्बत को छुपा गई। अलेक्जेंडर ने सर झटका। तो क्या उससे कौन सा उससे मोहब्बत थी? हरगिज़ नहीं। 100 लड़कियाँ आई 100 गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस उसे बर्बाद करना चाहता था। दिमाग ने शिद्दत से उसे बावर करवाया था कि वो क्यों उसकी ज़िंदगी है और वो कहाँ खड़ा है। बस उससे आगे कुछ ना कहो। मुझे पता है तुमको मुझसे नहीं मोहब्बत, मुझे पता है। मैंने भी तो कह दिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्या है हकीकत मुझे पता है। वो सर झुकाए बेड पर टांगे नीचे लटकाए बैठी थी। जब्स के बावजूद आंसू बह रहे थे। रात का पहर था। किसी ने उससे वजाहत तक नहीं मांगी थी सिवाय आयशा के, जिससे वो सारी बात बता चुकी। आयशा ने उसे हौसला दिया था, लेकिन वो हौसला क्या काफ़ी था उस शख्स की नाराज़गी के आगे जिसके लिए दिल में जज्बात पैदा होना शुरू हो चुके थे। आंसू आंखों से निकलते जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ डालती। अभी आंखें रगड़ती जब आंसू मज़ीद शिद्दत से बाहर निकल आते। ढीठ थे बिल्कुल उसकी तरह। आंखें सुर्ख हो रही थी, नाक भी सुर्ख हो गई। वो सूं करते उठकर बालकनी में आई थी। ऊपर आसमान की तरफ देखा, चांद गायब था। आरजू को शिद्दत से चांद की कमी महसूस हुई थी और फिर नीचे देखा जहाँ मज़ीद दर्द से उभर गया। दानियाल लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा। उसके हाथ के कॉफ़ी वाला कप था और साथ नताशा बैठी थी। खामोश आंसू फिर से बह निकले। आंसू क्यों थे? दानियाल ने उस पर यकीन नहीं किया था। दानियाल उससे नाराज़ था या फिर दानियाल किसी और के साथ था, ये सब कुछ उसे पता ही नहीं चला। जब वो आंसू गालों से बह निकले, उस शख्स की सद महरी दिल को तकलीफ़ पहुँचा रही थी, या शायद तकलीफ़ एक बहुत छोटा लफ्ज़ था। आरजू का दिल तो ऊंची ऊंची रोने को कर रहा था। वो वापस पलट गई। बेड के साथ टेक लगाए वो ज़मीन पर बैठती सर हाथों में गिराए रोने लगी। हर कोई घर में परेशान था। सफ़िया बेगम की तबीयत बिगड़ रही थी और आरज़ू को इन सब की वजह वो खुद लग रही थी। उसने कहा था वो नताशा को हरा देगी, वो खुद हार रही थी। दुपट्टे से बेनियाज वो बिखरे बालों में बस रो रही थी। सिसकियाँ कमरे में गूंजती माहौल को दिलसूज बना रही थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी उसकी। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला था। वो रोने के शुगल में उस कदर मसरूफ़ थी कि उसे पता ही ना चला। सितमगर अंदर आए।
लब भींचे सुर्ख आंखें लिए उसे देख रहा था। आंखें लाल अंगारा हो रही थी, जबड़े पीछे वो आंखें मींच गया था। उसने कहा था उसका सुकून बर्बाद हो जाएगा और वो सामने बैठी लड़की ने वही किया। वो आहिस्तगी से चलता उसके करीब आया और वो हाथों में सर गिराए रो रही थी। सरापा अपनी तमाम हशर सामानियों समेत वाज़ेह था वो लफ्ज़ मज़ीद सख्ती से भींच गया। अपने कंधों पर फैली शॉल को उतारकर झुककर पीछे उसके कंधों पर देते उसके वजूद को छुपा गया था। आरज़ू ने सर उठाकर देखा, वो सामने हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरे लिए खड़ा था। नीली आंखों के किनारे भी सुर्ख थे। फिर कंधों पर लिपटी उसके शॉल को देखा। आरज़ू का दिल शिद्दत से फट जाने को चाहा था। वो तो हमेशा उसकी ढाल बन जाता था, उसकी इज्जत रखता था। वो नीचे बैठ गया उसके करीब ही, फिर धीरे से आरज़ू को बगैर देखे उसका सर अपने कंधे पर रख लिया और बस यहाँ सारी बातें तमाम हो गईं। वो उसकी बाजू मदबूसी से जकड़े फूट फूट कर रोती। वो लब भींच रहा था और वो रोती रही थी। उसके कंधे पर सर रखे उसका दिल बंद हो रहा था। कमरे में उसकी हिचकियाँ गूंजने लगीं। मेरा इरादा हर्ट करने का नहीं था, क्यों नाराज़ हैं आप मुझसे? वो सर उठाए बोली, लड़खड़ाते लफ्ज़ों के दरमियान, जबकि वो सामने न जाने कहाँ देख रहा था। आरज़ू का दिल शिद्दत से तड़प उठा था। उसने दिल में उठते अबाल को आंसुओं के ज़रिए फिर बहाया। वो जवाब नहीं दे रहा था, बस खामोशी से बैठा था। उसने आरज़ू खान को रोने के लिए अपना कंधा फराहम किया था, लेकिन आरज़ू खान को तो तसल्ली लिए उसके अल्फाज चाहिए थे। खान सुनने ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था तब। वो हिम्मत करते उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरते सिसकते हुए बोली। दानियाल ने आंखें बंद की थी। वो लड़की जख्म देने के बाद मरहम रखती भी तो दिल को सुलगा देती थी, जज्बों को मज़ीद बढ़ा देती थी। सो जाओ जाकर, वो बस इतना ही बोला था। उसने सुर्ख पड़ती नज़रें उठाकर देखा, वो फिर से रोने लगी थी। रोते रोते उसके माथे से माथा टिका गई। सिसकियाँ और उसकी गर्म सांसों की तपिश गद्दास वजूद की गुर्बत ने दानियाल के दिल में तूफ़ान बर्पा किया था। सॉरी, वो रोते हुए बोली थी। दानियाल ने जबड़े भींचे उसके बाजू दबोचे से खुद से दूर कर दिया। उसकी गुर्बत में होश खोने के दर पर था। सो जाओ आरज़ू, मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ, तुम में इतनी सकत नहीं कि तुम मुझे झेल सको। वो नीली आंखों उसके सिसकते चेहरे पर गाड़े बोला था। उसका दिल बगावत कर रहा था, जबकि आरज़ू रोते हुए सर झुका गई। दुश्मनी सही, लेकिन शौहर तो था ना तुम्हारा। उसकी ज़ुबान से शिकवा फिसला था। आरज़ू ने सर उठाकर उसे देखा, जो मुठ्ठियाँ भींचे खड़ा था। आरज़ू आगे बढ़ी, जब वो सराय से वहाँ से निकलता वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे से वो फिर से सिसकने लगी और वो ठंडे पानी का शावर चलाए उसके नीचे खड़ा हो गया। जिस कदर दिल दिमाग सुलग रहे थे ना, ये पानी उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। दिल बेकाबू हो रहा था, शिद्दत से तेज़ी से धड़क रहा था। दिल उसकी तलब कर रहा था। वो चाह रहा था वो आरज़ू खान के ज़ख्म खुद में समेट ले, उसके आंसू को चुन ले। वो भीग रहा था, लेकिन जिस्म के अंदर एक आग थी जो जल रही थी। खान, दरवाज़ा खोलें प्लीज़, मैं महा को बचाना चाहती थी। वो बाहर खड़ी दरवाज़ा बजा रही थी, सिसकियाँ ले रही थी। कंधों पर दानियाल की शॉल झूल रही थी। बिखरे बालों में हिचकियाँ भरती वो अजीब ही लग रही थी। जब कलक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, वो साख्त हो गई। दानियाल ने बाजू से खींचकर उसे अपने रूबरू किया था। ठंडे पानी के पड़ते ही आरज़ू की आंखें पूरी खुल गईं, जिस्म कांपने लगा। इस वजह से मुझसे शादी की थी तुमने? वो बोला तो एक जुमला ही था, लेकिन आरज़ू खान को वो दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल लगा। हद से ज़्यादा मुश्किल उसके आंसू बहते पानी के साथ मिलते फर्श पर बहने लगे। वो मुकम्मल भीग गई और वो जबड़े भींचे उसे दोनों कंधों से पकड़े खड़ा था। यही वजह थी ना मुझसे शादी करने की? दानियाल को अपना दिल फटता महसूस हुआ था। आरज़ू को एकदम अपना जिस्म जलता महसूस हो रहा था। दानियाल की उंगलियों की गर्माहट जिस्म में उतर रही थी और उसकी वो तपिश भरी नज़रें, जबकि वो दिल पर बंद बांधे उसके भीगे सरापे को देख रहा था, जिसके चेहरे से पानी फिसलता ज़मीन पर गिर रहा था। आरज़ू सर झुकाकर वो शिद्दत जज्बात से आंखें मींच गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो धारा था सारी चीज़ें जिसके हाथ में आई, वो उन्हें ज़मीन पर पटकता गया था। आरज़ू लबों पर हाथ जमा गई। खौफ की शदीद लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। वो ज़मीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख हो रही थीं। आरज़ू मुंह पर हाथ जमाए रो रही थी, जबकि वो ज़मीन पर बैठा उसे देख रहा था। मेरे दिल के बखिए उधेड़ कर रख दिए तुमने आरज़ू खान, कई साल पुराने ज़ख्म ताज़ा कर दिए तुमने। वो उसे देखते बोला। आरज़ू को लगा वो शायद पहली बार उस कदर टूटा फूटा लहजा सुन रही है। पानी बह रहा था और जज्बातों को बहाते अपने साथ लेकर जा रहा था। खान, आरज़ू हिम्मत करती आगे बढ़ी। वो उसका कुछ मिनट पहले वहशीपन देख चुकी थी। वो उसके सामने बैठ गई। उसके दिल ने शिद्दत से दुहाई दी थी कि आरज़ू खान, कबूल कर लो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। क्या पता तुम्हें राहत नसीब हो जाए, लेकिन वो शिद्दत से नफ़ी कर गई। उसे दानियल सफ़ीर खान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? ये तो कोई मजाक हो गया। सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहाँ से। वो तपते सुलगते दिल के अंदर जज्बों को आग लगाते अपने लफ्ज़ों में अंगार भरते बोला, जिससे आरज़ू को अपना वजूद झलसता महसूस हुआ। आई एम सॉरी। वो उसके गाल पर हाथ रखते बोली, जो शिद्दत से तप रही थी। आरज़ू को उसकी हरारत अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। उसने हाथ पीछे खींचा चाहा, जब दानियाल ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते उससे खुद की जानिब खींचा। दिल में खिलती कोपल को तुमने आग लगा दी आरज़ू। दानियाल सफ़ीर खान चलाकर खाक कर दिया तुमने सब। वो सुर्ख लहू रंग आंखें उसके चेहरे पर टिकाए बोला। इन दोनों का चेहरा इतना पास था कि तपती सांसें दोनों के हिसाब पर सवार हो रही थीं।
तुमने सही कहा था कि तुम सब खाक में मिला देती हो। तुमने मेरी वहशतों में इजाफा किया है। बस तुमने किनारे कश्ती इख्तियार कर ली उन वहशतों को बढ़ाने के बाद। वो आहिस्ता से चेहरा मज़ीद करीब करते बोला। आरज़ू ने ज़ोर से आंखें मीची कि आंसू टूटकर चेहरे पर फिसल गए। उसकी बातों से तकलीफ दे रही थी। ऊपर से पड़ता पानी आरज़ू उसके चेहरे को भिगो रहा था। तुमने मुझे तड़पते छोड़ दिया। तुमने मुझे सहरा में ला खड़ा किया है। भारी लहजे में की गई एक और तकलीफ में डूबी सरगोशी ये जानकर कि वो सिर्फ एक मजबूरी के तहत उसके साथ बंदी थी, दानियाल का दिल कट कर रह गया। आगा जी ने तो शुरू दिन से बता दिया था आरज़ू खान तुम्हें चाहती है, और वो खुद भी तो मुंह बन रहा था उसकी तरफ से। खान वो सिसकी थी। दानियाल ने आस्तिकी से झुकते उसकी सिसकी को खुद में कैद कर लिया। वो शिद्दत इख्तियार करता उसकी सांसों को खुद में कैद करते उन्हें वहाँ पनाह देने लगा। शिद्दत भरे लम्स ने आरज़ू खान के सांप बेकाबू किए, जबकि वो उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त कर गया जो उसके हाथ में थी। वो वहशत से भरपूर बोसा उसकी गर्दन पर दे गया था। दानियाल ने उसे झटक दिया। आरज़ू खान हिज़्ज़त आंखों से उसे देख रही थी। जाओ यहाँ से आरज़ू खान, चली जाओ यहाँ से, जीत गई तुम, जाओ यहाँ से। नीचे पड़ी बोतल उठाते उसने सामने दीवार पर दे मारी। वो वहशत सफाकियत से बोला और आरज़ू खान खुद के वजूद को घसीटते वहाँ से चली गई। उसका दिल जंजीरें डालता कह रहा था कि रुक जाओ, बचा लो उससे इस कहर से, मगर न जाने वो इतनी अनापरस्त कैसे हो गई थी, कि इतनी बेहिस कैसे हो गई। क्या उसे नज़र नहीं आ रहा था दानियाल सफ़ी खान की आंखें चीख चीख कर कह रही थीं उसे तुमसे मोहब्बत है। क्या उसे महसूस नहीं हुआ था कि उसकी आंखों में छाई सुर्खी उसके साथ की तमन्नाई। वो बाहर बैठी रो रही थी और वो अंदर बैठे मोहब्बत की पहली ही सीढ़ी से थके हारे लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने हमेशा उसे एक साइड कर दिया था। वो उसका शौहर था, लेकिन उसने बताना गवारा नहीं किया कि वो लड़का उसे तंग करता है। और अब माह का मामला उतना बेतबारी, काश उन काजल लगी आंखों के सहर में ना चकरता। काश वो दिल को वहीं पलटने को बोल देता। काश वो लड़की जो चुपचाप बाहर गई वो कह देती उसकी वहशतों में उसके साथ वो है। वो तो कुछ नहीं बोली और उसकी खामोशी दानियाल की रूह भी साथ खींच कर ले गई। उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। मेरी मर्ज़ी थी मैं ज़र्रे चुनता या लहरें चुनता, मेरी मर्ज़ी थी मैं ज़र्रे चुनता या लहरें चुनता। उसने सहरा एक तरफ रखा और दरिया एक तरफ। सुबह के वक्त वो टूटी बिखरी हालत में बाहर निकला था। कई घंटे इज्जत में गुजरे, कई लम्हे बस यही सोच कर गुजार दिए कि एक बार फिर उसके दिल में जो हलचल था वो ख़त्म हो जाएगी। फिर से किया उसका दिल वीरान रह जाएगा। वो बाहर निकला जहाँ उसकी पहली नज़र उस दुश्मन जान पर पड़ी। दीवार के साथ एक लगाए वो सो रही थी, चेहरे पर अजियत थी। दानियाल लब भींचे कदम आगे लेने लगा। उसके दिमाग कह रहा था वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उसका दिल उसे वहीं रुकने का कह रहा था। कदम बाहर जाने के बजाय उस दीवार की तरफ बढ़ा दिए तो जानो बेटो से सुर्ख होती नज़रों से छोटी सी आफत को देखा। क्या वो लड़की रूह में बसती रगों में समा गई? हाथ बढ़ाकर चेहरे पर मौजूद आवारा लट्टू को कान के पीछे किया। वो उसके चेहरे को कई लम्हे देखता रहा, कई लम्हे दिल तड़पता रहा। वो लब भींचे उठ गया और कदम कमरे से बाहर की जाने बढ़ा दिए। वो कमरे से बाहर निकला। सुबह का वक्त था, हर कोई जाग रहा था। माह की वजह से तो नींद कोसों दूर थी सबकी आंखों से। आयशा गुड़िया इधर आओ। पहली सीढ़ी पर खड़े होते ही उसने संजीदगी से नीचे हॉल में मौजूद आयशा को बुलाया था। वो खुद उदासी की मूरत बनी हुई थी, लेकिन अपने भाई को देखते उसकी दिल दहल गया। सुरु खान की अजीब ही कश्मकश में मुब्तला हो रही थी। जी खानवीर, वो उसके मुकाबले खड़ी होती बोली थी। जाओ आरज़ू को देखो, कमरे में है। वो लापरवाही बरतता बोला। आयशा ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखा। बेसाख्ता आयशा ने हाथ पीछे खींचा। खानवीर आपको तो बुखार है। आयशा फिक्रमंदी से उसे देखते बोली। दानियाल ने सर झटका। जाओ आरज़ू को देखो। वो इतना कहता नीचे की जाने बढ़ गया, जबकि आयशा उलझे सहन के साथ ऊपर गई थी। खान के कमरे में इंटर होते उसने आरज़ू को दीवार के साथ लगे देखा। दिल होले से लरसता। क्या कुछ था जो वो दोनों इस हालत में थे। आरज़ू उठो, सुबह हो गई है। आयशा उसका चेहरा थपथपाते परेशानी से बोली। जब उसे महसूस हुआ कि आरज़ू खान भी बुखार में फनक रही थी, आयशा बेख्तियारी बाहर भागी। खानवीर, आरज़ू को बहुत तेज़ बुखार है। आयशा बेसाख्ता परेशानी से बोली। दानियाल उस वक्त इंट्रेस पर खड़ा था। एक कदम के फासले पर बाहर निकलने वाला था। वो सख्ती से लब भींच गया। दिल अजीब सा हो रहा था। कोई बात नहीं, वो बोलता बाहर निकल गया। आयशा ने छंबे से उस खाली जगह को देखा था जहाँ वो अभी खड़ा था, और वो रुखसार बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मज़ीद 2 दिन गुजरे थे। इन 4 दिनों में माह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। खैर हिम्मत तो उसमें अलेक्जेंडर के लफ्ज़ों और सुकून देते चेहरे की बदौलत पहले ही आ गई थी। वो बस छत को घूर रही थी। उसे पता था उसे क्या करना है, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। खासकर एक गैंगस्टर के चंगुल से निकलना, एक ऐसे इंसान की पनाहों से निकलना जिसकी पनाह में रहने को दिल मचलता हो। और वह वैसे भी अपने कमरे की खिड़की से वो नीचे देख चुकी थी। जिस कदर आदमी थे ना, उससे साफ ज़ाहिर होता था वो कुछ छोटा मोटा गैंगस्टर तो था नहीं।
मैम जल्दी करें, बाहर जो गार्ड्स थे ना उन्हें मैंने सर को लेने भेज दिया है। एक नर्स उसके पास आती हड़बड़ाते हुए बोली। महा तेज़ी से बेड से उठी, एक सिसकी उसके लबों से खारिज हुई। पेट पर अब भी जख्म की वजह से दर्द हो रहा था। उसने तेज़ी से नर्स के लाए हुए कपड़े पहने और चेहरे पर मास्क लगा लिया। वो नर्स को वहीं छोड़े बाहर निकल गई थी। वो भागने वाली थी यहाँ से, उसकी कैद से। नर्स के बताए गए कमरे में गई। वहाँ वो जल्दी से हाथ चलाते कुछ ढूंढ रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, शदीद दर्द हो रही थी, लेकिन इस वक्त उससे उसकी परवाह नहीं थी। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। जब मतलूबा चीज़ मिली वो एक अबाया था जिसे महा ने फ़ौरन पहन लिया। ये भी तो आरजू खान की मेहरबानी थी जिसका दिमाग हर मुश्किल में चल जाता था। और सच शुक्र था नर्स मान गई। महा तेज़ी से रूम से बाहर निकली, दिल सूखे पत्ते की मानित कांप रहा था। उसने देखा सामने से अलेक्जेंडर तेज़ कदम उठाते आ रहा है। माँ का दिल उछल कर हलक में आ गया। कदम आगे चलने से इनकारी हो रहे थे। अगर वो पकड़ी गई तो न जाने उसके साथ क्या करेगा। रिलैक्स महा, उसने खुद को तसल्ली दी। वो चलने लगी, नीचे सर झुकाए वो उसके पास से गुजर गई। महा ने सांस रोक लिया था, दिल की धड़कनें मध्यम पड़ने लगी। वो नीचे वाले फ्लोर में जाती हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वो भाग गई तो की नहीं आ रहा था, लेकिन सामने इतने ज़्यादा आदमी असले से लेस थे कि महा का दिल फिर से शिद्दत से धड़का। वो लब भींचे हिम्मत करती वहाँ से निकल गई। वहाँ पुलिस नहीं थी, वजह सामने नजर आ रही थी जहाँ कई आदमियों ने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था। शायद तभी महा के डैड वहाँ नहीं थे। दूसरी जाने वो तेज़ी से हॉस्पिटल के रूम में दाखिल हुआ जहाँ सामने खाली बेड देखकर उसकी रगें तन गईं। वेयर इज़ माई वाइफ, उस सर्द लहजे में बोला। सामने नर्स खड़ी थी, उसके लहजे का सदपन और आंखों में उतरती वहशत देख वो कांपने लगी थी। मैम की तबीयत ख़राब थी सर, मैं उन्हें देखने आई थी, मैंने आपको इन्फॉर्म किया और जब मैं आई मैम मुझे धक्का देती बाहर भाग गई। नर्स का लहजा लड़खड़ा गया। वो मुठ्ठियाँ भींच से खाली बेड को देख रहा था और फिर नर्स के माथे पर लगी हल्की सी खराश को वो चलता हुआ उस तक आया, बिल्कुल उसके मुकाबले खड़ा हुआ, कमरे पर एक नज़र डाली। तुम्हारे झूठ पर तुम इसलिए सही सलामत खड़ी हो कि तुम एक औरत हो, बस वरना तुम्हारे झूठ पर मैं तुम्हारी ज़ुबान काट देता। वो मध्यम सर्द और वेशियाना लहजे में बोला कि नर्स को अपनी जान जाती महसूस हुई थी। वो को पागल था जो उस पोजीशन पर था। वो पलट गया, बाहर निकल गया। वो भाग गई और तुम लोग सो रहे थे। मैं अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला, पूरे मुल्क पर काबू रखने वाला, मेरी बीवी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के दरमियान से भाग गई। वाह, वो मुठ्ठियाँ भींचे बोला, फिर लॉन्ग कोट से रिवॉल्वर निकाली। सामने का कासिम सर झुकाए खड़ा था। अलेक्जेंडर ने सर नज़र उस पर डाली। उसकी हेड उसके आधे चेहरे को कवर कर रही थी। कासिम के लबों से बेसाख्ता चीख निकली। उसने बड़ी सफाकियत से कासिम के हाथ पर गोली चला दी थी। कासिम दर से करा उठा। उस गोली की असली जगह तुम्हारी आंखें थी। मुझे मेरी बीवी हर कीमत पर वापस चाहिए, सुना तुमने? अपना इलाज कराओ, फिर मेरा इलाज तलाश करके मुझे वापस ला कर दो। वो सर सफाकी भरे लहजे में बोला। कासिम दर्द बर्दाश्त करते वहीं खड़ा था जबकि अलेक्जेंडर के दिल में अजीब ही आग जल रही थी। प्यारे लिसनर्स रीडर्स, यहाँ पर हम जो है ये नावल का पार्ट एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। दूसरे नावल्स भी पोस्ट किए हैं तो उन पर भी आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।